नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आज हम लोग क्या करेंगे, जो 2019 का पेपर था विच वाज कंडक्टेड बाय एचपीएससी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स सब्जेक्ट, उसको हम गो थ्रू करेंगे। सो विल गो थ्रू एंटायर पेपर वन बाय वन, एक एक करके हम उसके सारे सवाल करेंगे। एंड इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि किसी भी एग्जाम को देने से पहले एक बार हम उसका पिछला पेपर भी एक बार हम देख लें। सो अभी 2024 में ये वाला पेपर का नोटिफिकेशन आया है और हम 2019 में जो पेपर हुआ था पिछला, उसको हम गो थ्रू करेंगे एक एक करके। सो गाइज, टू थिंग्स विच वी शुड नोट। नंबर वन, कि इस पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, और अब जो एचपीएससी जिस तरह के पेपर बनाता है बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी, ठीक है, तो पिछले 5-6 साल में काफ़ी बदलाव आ गया है। सो इस पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा आसान है, और दिस इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो समझ है कि इतना आसान वाला डिफ़िकल्टी लेवल का पेपर अब 2024 के पेपर में नहीं आएगा। और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आप एचपीएससी का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए जो कि 5-6 साल पहले हुआ था और जो आजकल जो हो रहे हैं। मे बी आप सिविल सर्विसेज वाला देख लिए, हरियाणा वाला, कोई भी पेपर जो 2022-23 में हुए हैं, या फिर 2018-19 के दिनों में जो पहले कभी हुआ, या फिर आप पिछले साल का टीजीटी कॉमर्स का भी उठा के देख सकते हो। सो नाउ देर इज़ अ रीजनेबली गुड क्वालिटी पेपर जो कि अब एचपीएससी वाले भी बनाते हैं। इतना आसान पेपर लोग नहीं बनाते हैं। आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि यूजीसी जो पेपर बनाता था 2014-15 के दिनों में, और जो अब पेपर एनटीए बनाता है, उसमें जो डिफिकल्टी लेवल में डिफरेंस है, इसी को आप पैरेलली कंपेयर कर सकते हैं इस वाले पेपर से भी। सेकेंड थिंग, ऑफ कोर्स यू नो इट, कि 2019 का पेपर 2019 के सिलेबस से आया था, और 2024 का पेपर 2024 के सिलेबस से आएगा। 2019 का सिलेबस 2024 के सिलेबस से थोड़ा डिफरेंट है। कुछ चीज़ें हैं जो हट गई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नई आ गई हैं। जैसे अब लीगल एस्पेक्ट नया आ गया है, इनकम टैक्स नया आ गया है, और जैसे कुछ चीज़ें हट भी गई हैं, कंप्यूटर वाला पोर्शन था एक, वो वाली चीज़ हट गई है। तो अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे कुछ सवाल हैं जिनको आप इग्नोर कर सकते हो फॉर यूर 2024 एग्ज़ाम। उसके अलावा मोर और लेस बाकी चीज़ें यू कैन सी कि इस पेपर से हम क्या क्या सीख सकते हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स पेपर which was conducted in 2019. So this is my first question. There were 5 competing concepts. मार्केटिंग के पहले चैप्टर में लोग इसको पढ़ते हैं कि मार्केटिंग के 5 कॉन्सेप्ट कौन से हैं। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और फाइनली कौन सा है, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। इसको ठीक से लिखना चाहिए था सोशल कॉन्सेप्ट, बट द करेक्ट आंसर इज सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो बुक में दिया हुआ कोटलर में। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको आराम से कर सकते थे। जो अपनी रिसेंट अप्रोच है, दैट इज कॉन्टेम्प्रेरी अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच जिसको हम लोग बोलते हैं, सो दैट विल गो विद 1960 एंड प्रेजेंट। क्वांटिटी अप्रोच कब आई थी, जब ये सब मेथड्स आए, ईओक्यू, लीनियर प्रोग्रामिंग, इन सब चीज़ों का, जब इन सब चीज़ों आई थी। सो दैट वाज अराउंड 1940-50s, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास, ठीक है। सो सी शुड गो विथ 3, और बाकी दोनों आप देख सकते हो। टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर कब हुआ था, 1910 के आसपास हुआ था। दिस विल गो विद 1, एंड देयरफॉर गोइंग बाय दिस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज ए विल गो विद 1, B will go with 2, C will go with 3, and D will go with 4, and correct answer is option A. A demand for a product which is not required for its own sake but because it is used in production of another product is known as what? Derived demand. Determining what needs to be done, how it will be done, and who will do it. So this is nothing but organizing. So guys, planning, organizing, leading, controlling, you know these four steps of बिजनेस मैनेजमेंट के पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। सो अब कौन करेगा, कैसे करेगा, वो सब चीज़ें हम किस स्टेप में करते हैं ऑर्गेनाइजिंग वाले स्टेप में करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। An economic system in which resources are allocated and controlled by government decision is known as
command economy. Research and development strategy, manufacturing strategy, marketing strategy, HR strategy and finance strategy are what? So guys, जो अपने मार्केटिंग की बुक में हम इसको पढ़ते हैं, 3 तरह की स्ट्रेटजी हैं, राइट. सबसे ऊपर है अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, उसके बीच में क्या आती है? बिजनेस स्ट्रेटजी, और सबसे नीचे क्या आती है? फंक्शनल स्ट्रेटजी. अब जो ये सारे पार्ट हैं जो इस क्वेश्चन में दिए हैं, दे आर नथिंग बट पार्ट ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी एंड देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. अ मार्केट ऑफ सेकंड हैंड सिक्योरिटीज. सेकंड हैंड सिक्योरिटीज क्या होती हैं? जो आईपीओ के बाद आती हैं, इज नोन एज स्टॉक मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो. 16th करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. A measure of effect of total national income on some component because of change in agreed monetary demand. So guys, होता क्या है कि अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई भी फैक्टर हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करता हूँ या फिर मैं अपनी स्पेंडिंग चेंज करता हूँ, ठीक है, तो इस चेंज का क्या इफेक्ट होगा हमारा टोटल आउटपुट पे या फिर टोटल नेशनल इनकम पे जो इफेक्ट होगा, this is measured by multiplier effect. Correct answer is option A. An organizational structure that assigns specialists from different functional departments to work on one or more projects being held by a project manager. This is matrix structure. Next one, the process of monitoring, evaluating the nature and direction of business environment is nothing but environmental analysis. बहुत ही आसान सवाल. A method in which company charges fairly low price for a high quality offering is known as what? Value pricing. 24th, yes, value pricing. Next one, from the following which is not part of product mix pricing. So product mix pricing का जो part नहीं है, captive product pricing है, 2 part pricing भी है, by part pricing भी है, channel pricing इसका part नहीं है, and therefore channel pricing is the correct answer, which is option B. Which is the term which is given to earning before. So guys, EPIT और EBS का जो point है जहाँ ये दोनों मिलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं guys? So I have got my earning per share and yes, and यहाँ जो जिस point पे दोनों मिलते हैं, this is known as point of indifference, EBIT and EPS. Correct answer is option D. So this was from EBIT EPS analysis, जो कि आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग इसको पढ़ते हो. मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज आल्सो नोन एज रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि हमारी कैपिटल की क्या एफिशिएंसी से उसे क्या रिटर्न हमें मिला. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सो गाइस, ईपीएस दिया है और हमें डिविडेंड पर शेयर दिया है, तो कौन सी पॉलिसी है? जैसे जैसे ईपीएस बढ़ रहा है अकॉर्डिंगली मैं अपना डिविडेंड भी उसी प्रोपोर्शन में मैं अपना बढ़ाता जा रहा हूँ. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर पॉलिसी. गाइस, ये वाला ग्राफ किसका है? सो व्हाट यू कैन सी दैट माय कॉस्ट ऑफ डेट इज माय सेम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम. सो गाइस, हो क्या रहा है? कॉस्ट ऑफ डेट इज सेम. तो जैसे जैसे मैं अपना डेट बढ़ाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं अपना लिवरेज बढ़ाता जा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ टैक्स शील्ड, माय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ दिस WACC इज कमिंग डाउन. और मेरे ज़्यादा डेट लेने से मेरे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है. दैट इज आल्सो सेम. दिस इज स्टडीड अंडर व्हाट? नेट इनकम अप्रोच, which is my option C. So C is the correct answer. Which of the following is no type of the interview based on interaction pattern? The correct answer is option C, panel interview. 40, give me a second guys, 41, yes. After the second to 43. Which one of the following is not a technique of forecasting human resources? Delphi technique is used, yes. Ratio time is used, yes. Work study method is also used. Skill inventory is not used for forecasting human resources demand. Correct answer is option C.
From the following, which is the modern method of performance appraisal? So guys, graphical method is traditional method, checklist method is also traditional method. This is a grading method, not granting method. Grading method is also traditional method. Assessment by result is not a traditional method but a modern method. In fact, इसका एक better नाम है MBO, management by objective. So you decide KPIs or KPAs and then you measure them. That is how you appraise your employees. This correct answer is option D, assessment by result. This is a modern method of performance appraisal. Assessment by result मतलब it means same but I mean you'll hardly find it any book. पता नहीं कहाँ से कॉपी पेस्ट करके चिपका दिया है. Okay, आगे बढ़ते हैं. Which one of the following is off the job training method? So guys, job instruction of course on the job, mentoring of course on the job, job rotation of course on the job. So only option which is off the job will be syndicating. Correct answer is option C. Arrange the 5 steps of people CMM कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. सबसे पहले अपना है इनिशियल, देन सबसे पहले अपना इनिशियल है, देन वी हैव मैनेज, देन डिफाइंड, देन प्रेडिक्टेबल, देन ऑप्टिमाइजिंग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. So guys, let's come to next question, which is that luxuries have what? So guys, luxuries have got elastic demand. Luxuries have got elastic demand. Why? Because अगर हमारा income, if my income increases by X percentage, in case of luxuries, my demand, okay, so let me put it nicely. So if my income increases by X percentage, ठीक है, इन केस ऑफ लग्जरीज क्या होता है, जो लग्जरीज का हमारा जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, दैट इंक्रीजेज बाय मोर देन X%. more than X%. Therefore, they have elastic demand and your elasticity coefficient is greater than 1. B is the correct answer. The relation between MR, AR and elasticity is what? Relation is MR is equal to AR into 1/1/E. ये आपने अपनी बुक में देखा होगा. So we can rewrite it AR into E minus 1/E. Correct answer is option D. Okay, the marginal cost is closely related to what? Variable cost. Which of the following is not a cause of increasing returns of a factor? So guys, optimum combination of factor बिल्कुल इससे will get increasing return. Fuller utilization of fixed factors, of course. Division of labor, of course. This will also bring more efficiency. Beyond optimum capacity utilization. So guys, ये पढ़ के भी समझ सकते थे. अगर beyond optimum आप capacity utilize करोगे, फिर कैसे increasing returns आएंगे from that factor? So काफ़ी आसान था ये. D is the correct answer. डिक्लाइनिंग सेगमेंट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व शोज मार्जिन. सो गाइस, हमें बताना है कि जब पहली बात तो टोटल यूटिलिटी का कर्व देख लेते हैं कैसा बनता है. सो गाइस, माय टोटल यूटिलिटी कर्व इज समथिंग लाइक दिस. टोटल यूटिलिटी, TU इज माय टोटल यूटिलिटी. हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा ये है कि जब टोटल यूटिलिटी कर्व डिक्लाइन हो रहा है, मतलब इस वाले पोर्शन में, ठीक है, मेरा इस वाले पोर्शन में मार्जिनल यूटिलिटी का कैसे होता है. सो गाइज, होता है क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ से कट के ही यहाँ नीचे चला जाता है, और ये हम आपको मैनेजर इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़ाते हैं. देयरफॉर जब जिस पॉइंट के बाद टोटल यूटिलिटी नीचे आना शुरू होगा, मार्जिनल विल बिकम नेगेटिव. Okay, so guys, before I proceed further, so let me also introduce myself. So I am from Human Peritus, और हम लोग क्या करते हैं, we have been coaching students for management and commerce subjects for last more than 12 years now, और HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी एक अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं. एंड यू कैन आल्सो चेक इट ऑन आवर वेबसाइट. जैसे आप लॉगिन करते हो ऑन आवर LMS, यहाँ पूरा कोर्स बना हुआ है इसमें, अगर आप जाके देखोगे, ठीक है. अब इसमें पूरे कोर्स को लॉजिकली हमने इसमें डिवाइड कर दिया है. इसे मान लो कोई भी टॉपिक हम लोग लेते हैं. लेट मी गो इनटू, मे बी मैं आपको HR ही दिखा देता हूँ.
सो जैसे ही आप एचआर के कोर्स में जाओगे, ठीक है, और यहाँ आपको जाके पूरा एचआर कोर्स दिखाई देगा एज पर द सिलेबस, ठीक है। अब इसके अंदर जब जाते हैं किसी भी कीवर्ड के अंदर, सो आई गो इन टू मे बी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर गए तो आपको वहाँ जाके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की एक नाइसली डन क्लास बाय द टीचर, सो इट्स अ वीडियो क्लास जहाँ टीचर ने अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाया है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है स्केल के हिसाब से मैंने आपका परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का नॉट ओनली क्लास, नॉट ओनली वीडियो क्लास, बट पूरा कंटेंट भी यहाँ आपको दिखाई देगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का एक एक करके। सो आपको अपना बुक वगैरह कुछ भी नहीं छूना है, बस यू हैव टू गो थ्रू दिस अमेजिंग एलएमएस ओनली। इनफैक्ट आप लोग बाकी भी कोचिंग यहाँ वहाँ लेते हो, वो सब ऑप्शन आपके पास हमेशा होता है, क्लासेस वगैरह आपको मिल जाएंगे, सवाल ही मिल जाएंगे, पर इस तरह सिस्टमेटिकली कंटेंट जो कि आपको बुक भी नहीं छूने पड़े एंड अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये अब तक किसी ने भी नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो और एक बार जैसे ही किसी भी टॉपिक को मैंने क्लास कर लिया, फिर मैंने उसको बुक से भी देख लिया, उसके बाद सीधे हम सवालों पे आएंगे। और सवाल करने के लिए पिछले 15 साल में किसी भी यूजीसी नेट में कोई भी सवाल आया, यहाँ आपको दिखा, जैसे ये वाला सवाल है नवंबर 2017 में कॉमर्स में आया है, वहीं इसका आप आंसर भी चेक कर सकते हो। सो एवरी क्वेश्चन इज विद नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो जितने भी सवाल आए हैं, ये अगस्त 2016 का सवाल है अगर आप देखोगे इसको, सो लेट मी लुक एट दिस, ये जून 2013 का है, एंड देन मे बी वी कैन लुक एट समथिंग एल्स। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2013। सो दिस इज हाउ यू कैन सी। सो और ये सारे के सारे सवाल एक ही टॉपिक के हैं, किसके हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल के हैं। सो इस तरह यू विल कवर परफॉर्मेंस मैनेजर, पहले एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, पहले एक वीडियो क्लास, फिर हम बुक, फिर उसी के सवाल, एंड दैट इज़ हाउ यू विल कीप कवरिंग योर एंटायर सिलेबस वन बाय वन। इस तरह आप अपने एचआर के सारे सिलेबस के कीवर्ड ख़त्म करोगे, और इस तरह आप अपना पूरा सिलेबस ही एक एक करके आप ख़त्म करते चले जाओगे, जो कि नाइसली डन है। सो गाइज आई एम श्योर आप लोगों के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, पर आप जो भी कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, एक बार इस वाले प्लेटफॉर्म का एक दिन के लिए फ्री ट्रायल जरूर लेके देखना। गिव इट अ ट्राई जस्ट फॉर वन डे एंड हैव द ट्रायल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रायल कैसे मिलेगा? गेट इन टच विद अवर टीम। उसके लिए क्या कर सकते हो, अपने फ़ोन पे ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलो, और जैसे ही आप फ़ोन पे ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, एंड आई विल शो यू, जैसे वेबसाइट आप खोलते हो, आप मेरे साथ खोल लीजिए, ठीक है। तो होगा क्या कि वेबसाइट पे ना नीचे ही आपको यस, जैसे आप वेबसाइट खोलते हो, एंड इट इज़ टेकिंग, आई थिंक माई इंटरनेट इज़ स्लाइटली स्लोअर, ठीक है, लेट मी सी गाइस, आई हैव टू कनेक्ट विद इंटरनेट, जस्ट अ सेकेंड, या हाँ, आप जैसे वेबसाइट खोलते हो तो आपको कोने में ना लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल सी अ बटन चैट नाउ, उसका आप क्लिक कर दीजिए। दैट दिस आउट विल लुक लाइक, दिखाएं नीचे में एक बटन है देखो, चैट नाउ, नीचे एक कॉल नाउ, चैट नाउ। आप चैट नाउ पे जैसे क्लिक करोगे, इट विल कनेक्ट यू डायरेक्टली विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। गेट कनेक्टेड एंड डू लेट अस नो, विल गिव यू, विल एनरोल यू फॉर फ्री इन दिस कोर्स एज अ ट्रायल वन डे। टेक द ट्रायल, और उसके बाद just look how everything looks like. आगे बढ़ते हैं guys, let's come back and let's start with the next question. 57, any next question is 57. Any straight line supply curve parallel to y axis. So guys, how it looks like कि हमारी जो curve है that is parallel to y axis and it is cutting x axis, and so what will be price elasticity of supply in this case? The price elasticity supply will be 0 in this case. Therefore correct answer is option D. Next one, if two goods are complementary to each other, then direction of cross elasticity will be what? So guys, अगर if there are two goods and they are complementary to each other, इसका मतलब क्या है कि दोनों, जैसे कि कार और पेट्रोल, राइट, या फिर तुम बोल सकते हो क्या, व्हाट, मतलब जो भी दोनों आपस में एक साथ ही मतलब यूज़ होती हैं, राइट। तो अगर इन दोनों में, सो व्हाट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी? क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है
कि अगर मैं एक का प्राइस चेंज करता हूँ तो दूसरे की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। दिस इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी। सो गाइस, अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं और अगर मैं एक का प्राइस बढ़ा देता हूँ तो क्या होगा, तो क्योंकि दोनों एक साथ ही यूज़ होनी है, तो दूसरे का प्राइस बढ़ाने से क्या होगा, दूसरे की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। देयरफॉर क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो एक का प्राइस बढ़ाएंगे तो दूसरे की डिमांड विल गो डाउन। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन विच इज 59। सो गाइस, अगर हमारे पास ए आर और एम आर कर्व हैं और अपनी जो एम आर कर्व है वो ए आर कर्व से नीचे है, इसका मतलब क्या है कि किस केस में ऐसा होता है। सो गाइस, एक तो परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, सो गाइस इफ़ यू रिमेंबर, परफेक्ट कंपटीशन में तो अपना ए आर और एम आर सेम ही होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर है मोनोपोली। क्यों? क्योंकि मोनोपोली केस में क्या होता है, दिस इज माई ए आर कर्व एंड मेरी जो एम आर कर्व है दैट गो समथिंग लाइक दिस हैपन्स इन केस ऑफ मोनोपोली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। बाय द वे, अगर आप ट्रायल लेते हो, डू ट्राई मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्लासेस, मज़ा आ जाएगा आपको। इकोनॉमिक्स पूरी ज़िंदगी भर के लिए आसान हो जाएगी आपको, जरूर ट्राई करना है। इफ़ द परसेंटेज इंक्रीज इन quantity of goods supplied is smaller than percentage increase in price, then coefficient of price elasticity of supply is। so guys, पहली बात ये समझ लेते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है क्या। प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो अगर हमारी ये सप्लाइड इज स्मॉलर देन, इफ सवाल में क्या दिया है, परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी सप्लाइड इज स्मॉलर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका मतलब न्यूमरेटर में थोड़ा इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर में ज़्यादा इंक्रीज हुआ। इसका मतलब क्या है, दिस फ्रैक्शन विल बिकम व्हाट, जैसे कुछ भी ले लो, न्यूमरेटर मैं ले लेता हूँ मतलब 5, डिनोमिनेटर लेता हूँ 7, तो क्या होगा, दिस विल बी less than 1. Therefore, correct answer for 60 is C. A company maintaining margin of safety 25% on current sales and earn a profit of this, company has a profit of this। So guys, काफ़ी आसान सवाल। What मेरी margin of safety क्या होती है, margin of safety is given by what, my profit divided by PV ratio। ठीक है, तो प्रॉफिट हम लोग को दिया कितना, 30 लाख। पीवी रेशो कितना दिया है, 0.40% दिया है। इसका मतलब, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमारे पास क्या दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 25% ऑफ सेल्स। इसका मतलब 25% ऑफ सेल इसके मतलब बराबर हो गया। सो 0.25 टाइम्स सेल्स इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 0.40 इज 75 लाख। तो अपना सेल्स कितना आ गया गाइज, 75 डिवाइड बाई 0.25 विच इज 3 करोड़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नैरो टू राइट साइड ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। सो गाइज, अच्छे से कॉन्सेप्चुअली अगर हम पढ़ते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें क्या दिखाई देता है, सो दिस इज माई टोटल कॉस्ट। ठीक है, और मेरा जो टोटल रेवेन्यू है वो नीचे से आती है कर्व उठ के। सो दिस इज़ माई टोटल रेवेन्यू कर्व। ठीक है, थोड़ा मैं इसको और अच्छे से दिखाने के लिए ऊपर बना देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। दिस इज टोटल रेवेन्यू कर्व एंड दिस इज़ माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो होता क्या है गाइज, सो दिस पोर्शन इज़ माई प्रॉफिट एंड दिस इज़ माई लॉस। ठीक है, अब ये वाला एंगल अब जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसमें हमें क्या दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नैरो, इसका मतलब प्रॉफिट विल आल्सो बी लो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Which point helps management in determining the level of activity below which chances of insolvency on account of firm's inability to meet cash obligation unless alternative arrangement are made? This point is known as cash break even point। So guys, cash break even point क्या है कि हमारी जो सेल्स है उससे हम जो कैश जनरेट कर रहे हैं और जो इमीडिएट जो हमारी कैश की लाइबिलिटीज़ हैं, सो वेयर दीज टू मीट, दिस इज नोन एज कैश ब्रेक इवन पॉइंट।
द इंटररिलेशनशिप ऑफ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, सो गाइस ये तो काफ़ी आसान था. पी चार्ट सी चार्ट का तो फाइनेंस में कोई काम ही नहीं है, ये हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं. गैंट चार्ट इज़ वेरी जेनरिक नेम. सो डू पॉन्ट कंट्रोल चार्ट, जो कि आप लोग रेशो एनालिसिस के चैप्टर में आप पढ़ते हो. 64 is done. Let's come to 67. What is covariance? So guys, हमें covariance between x and y is given by what? Sigma xi minus x dash yi minus y dash divide by n. This is how covariance is defined. अब सवाल में हमें दिया है कि जो x and y stand for डेविएशन ऑफ x एंड y. इसका मतलब इस चीज़ को मैं x लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं y लिख सकता हूँ, एंड करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन डी. द वेरिएशन इन मेजर्स ड्यू टू सम known influences that cause the score to lean in one direction is known as what? This is known as systematic variance. सिस्टमेटिक वाई. नेक्स्ट वन. सो गाइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी. प्रेजेंट वैल्यू किसी भी चीज़ की हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू इज जो मेरा पहला कैश फ्लो है विच इज़ एन्यूटी 1 प्लस आई रेज टू पावर 1, फिर सेम कैश फ्लो 1 प्लस आई रेज टू पावर 2, फिर सेम कैश फ्लो 1 प्लस आई रेज टू पावर 3, सो ऑन, फिर सेम कैश फ्लो विच इज़ एन्यूटी रेज टू पावर n. अब इसको लिखोगे तो ए को मैं बाहर लेके आ सकता हूँ, ठीक है. ए को हम बाहर लेके आ गए, बाकी चीज़ें समेशन 1 प्लस आई रेज टू पावर व्हाट टी, और टी मेरा कहाँ थे? 1 से लेके n तक. करेक्ट आंसर विल बिकम माई ऑप्शन बी. स्टैंडर्ड एरर इज व्हाट? सो स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. बहुत ही आसान. 72. Data element in a data flow can be integer yes, real number yes, binary number yes, imaginary no. इमेजनरी को कैसे तुम लाइन पे दिखाओगे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 2 3. हालांकि ये वाला सवाल अब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ सकते हो. बाकी अब तक जो भी किया सब सिलेबस में है शायद. विच इज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ रेयर इवेंट्स. सो गाइस, रेयर इवेंट्स के लिए कौन सा होता है? इट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स, या नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन अ रोड, या नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन अ बुक, या फिर नंबर ऑफ बग्स इन अ सॉफ्टवेयर. सो दीज आर रेयर रैंडम इवेंट्स. दिस इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. टाइप ऑन एरर कब होता है गाइज? टाइप ऑन एरर जब होता है कि मेरा H0 तो था ट्रू और मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस था फॉल्स, लेकिन मैंने क्या कंक्लूड किया गाइज? आई कंक्लूडेड टू रिजेक्ट null hypothesis. That is when type on error happens. कि this is what actually was there, and this is what I did. Hypothesis testing का क्लास भी जरूर ट्राई करना गाइज, मजा आ जाएगा तुम्हें. एक बार हमारा अगर एक दिन के लिए ट्रायल लोगे तो डू ट्राई दिस क्लास. हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो मतलब मक्खन की तरह समझ में आएगा तुम्हें. सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन बी. The procedure of moving from general to specific queries, funnel approach. काफ़ी बकवास सवाल. ब्लैक स्कोल्स हाइपोथेसिस. अब गाइस, ब्लैक स्कोल्स मॉडल का हम लोग यूज़ करते हैं किस में? हम लोग इसको यूज़ करते हैं ऑप्शंस में. ऑप्शंस का प्राइस निकालने के लिए. ऑप्शन का प्राइस कैसे निकालते हैं? दैट इज ब्लैक स्कोल. उसमें बेस्ड ऑन कपल ऑफ फैक्टर्स लाइक वोलेटिलिटी क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, करंट प्राइस ऑफ स्टॉक क्या है, टाइम क्या है. दैट इज हाउ वी यूज ब्लैक स्कोल्स मॉडल. अब इसका ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, ऑपरेटिंग से, फाइनेंशियल लेवरेज से, या डिविडेंड पॉलिसी क्या लेना देना है, ये मुझे भी समझ में नहीं आता है. अगर आप में से कुछ लोग इसको जानते हो तो यूट्यूब पे कमेंट में जरूर लिखना कि इसका क्या आंसर है. एटलीस्ट आई डेंट अंडरस्टैंड. ब्लैक स्कोल्स तो डेरिवेटिव में हम लोग यूज़ करते हैं, मुझे पता नहीं इसका क्या लेना देना है. बट इफ समबडी नोज प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. Cost of preference share capital is not adjusted for taxes because so guys, because what? Just a second. Yes, 77. Yeah. So because it is only a charge against profit. So guys, ये थोड़ा किसने मिस्टेक कर दिया है मुझे लग रहा है. It is इसकी जगह क्या होना चाहिए?
not a charge against profit but an appropriation of profit, and then correct answer will become option D. 77 correct answer is D. 78 yield to maturity is major bond rate of return that consider what? So guys, yield to maturity मतलब होता क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपने बॉन्ड का प्राइस है, दैट इज व्हाट, मेरा पहला कूपन और इस कूपन का YTM, फिर मेरा दूसरा कूपन YTM, फिर तीसरा, सो ऑन, कब तक, CN जब तक का भी बॉन्ड है वो, YTM रेस टू पावर n प्लस जो फेस वैल्यू थी वो पैसा ही वापस मिलेगा, राइट, या रिडीमेबल वैल्यू, जो भी तुम इसको बोल सकते हो। तो इसका मतलब अब मेरा जो yield टू मैच्योरिटी है यहाँ जो लिखा हुआ है, ये किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड इंटरेस्ट इनकम, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया कूपन C1 C2 C3, और कैपिटल गेन, मतलब फेस वैल्यू में जो भी चेंज अगर कुछ है तो, इफ रिडीमेबल वैल्यू इज हायर और लोअर, दिस हाउ yield टू मैच्योरिटी is calculated. Correct answer is option D. NPV of a financial decision can be defined as difference between present value of cash inflows and present value of cash outflows is the correct answer. T test हम लोग कब भी यूज करते हैं कि जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता और सैंपल साइज इज लेस देन 30. दिस रेफर टू, सो गाइस बैंकिंग FIC वाला सवाल है, कैश रिजर्व रेशो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम टू ग्रो बियॉन्ड इंक्रीजिंग, सो दिस इज इंक्रीजिंग प्रायर सेविंग्स, राइट, this is increasing prior savings based on environment. This is known as credit creation theory, CCT. Who heads the NABARD regional office? Chief General Manager. Option C. 84 correct answer is C. Law of diminishing return refers to an eventual fall in, so guys law of diminishing return में होता क्या है कि बस समझ लो कि माई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या होता है गाइज, सो मेरा जो टोटल प्रोडक्ट का कर्व है ना वो समथिंग ऐसे होता है कुछ, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट, और जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है यूजुअली हम इसके नीचे बनाते हैं, तो मैं तुम्हें ठीक से करके बता देता हूँ एक बार, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेरा जो टोटल प्रोडक्ट का कर्व है, सो ये ऐसे कुछ बनता है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, और जिस पॉइंट पे ये इन्फ्लेक्शन चेंज होता है यहाँ, ठीक है, एक हाईएस्ट पॉइंट है, तो अब मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व है वो ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाएगा, और यहाँ से फिर ये यहाँ इस पॉइंट पे जहाँ ये मिलेगा तो फिर ये नीचे चला जाएगा. दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट. अब सवाल में हमसे क्या पूछा है, इवेंचुअल फॉल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न रेफर्स टू एन इवेंचुअल फॉल इन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ओह अच्छा, इसमें तो इसका जरूरत ही नहीं था, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है, ये काफ़ी आसान था, ओके फाइन. फ्रॉम द फॉलोइंग मर्चेंट बैंक्स डू, सो गाइस लुक, अब देख इस सवाल का क्वालिटी देखो कैसा बेकार सवाल बनाया. चलो ठीक है, सो मर्चेंट बैंक्स क्या करते हैं, दे डू, वैसे तो ये भी थोड़ा आर्बिट है, कमर्शियल बैंकिंग भी हो सकता था, बट बेटर इज कैपिटल मार्केट असिस्टेंस. सिडबी कब सेटअप हुआ था, अब अगर सिडबी की वेबसाइट पे भी जाके देखोगे तो सिडबी वाज सेटअप ऑन 2 अप्रैल 1990. अब इसने लेकिन ये ऑप्शन क्यों दिया है चारों, आई डोंट नो, लेट अस सी. Okay, income is no tax until it is remitted to the parent company as a dividend. This is known as tax deferral. From the following day, which is not, again guys, अब गलत सवाल की भरमार है ये, मतलब सो गाइस टी बिल की स्टोरी क्या है कि आज के दिन टी बिल अपने कौन कौन से हैं, 91 डे वाला टी बिल है, फिर 182 वाला डे वाला टी बिल आज के दिन, मतलब एक 364 वाला टी बिल है जो आज के दिन है, ठीक है. अब जो 14 डे वाला टी बिल है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है, पहले था ये बाय द वे,
बट इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, दिस इज़ नो मोर देयर, और 62 तो कुछ है ही नहीं, तब क्या आंसर लगाओगे, 14 या 62? अब ठीक है, टाइप ऑफ टी बिल है, डिसकंटिन्यू हो गया, पर टी बिल तो है ही, तो डी लगा लेते हैं आंसर। बट 14 भी आज के दिन तो नहीं है, मतलब इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। थोड़ा अच्छा सवाल बना सकते हैं HPSC वाले, बट ठीक है। सो गाइज, अब मैं मीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बाकी वाले सवालों के आंसर में हमें सपोर्ट करें। Okay. The next question is government policy concerned with the taxing and spending decisions of government. So which among the following is the government policy that is concerned with taxing and spending decisions? That is fiscal policy, right? And monetary policy, if we talk about, it's the government action to control the money supply and interest rates in the economy. Pricing policy is again concerned with decisions regarding prices of goods and services. And EXIM policy is related to export and imports. Okay, so EXIM policy contains the regulations and guidelines related to countries' international trade. So that is EXIM policy. Okay, next question is the process by which an individual selects, organizes and interprets information inputs to create a meaningful picture of the world. So this process is referred to as perception. So perception क्या होता है? Basically how we make sense of the world, right? So whenever there is gathering of information by our brain, and then our brain organizes that information and interprets that information. Okay, so what is happening around us, so that process is known as perception. Adopter categorization on the basis of relative time of adoption of innovations. Concepts are innovators, early adopters, early majority, late majority, and so in this categorization we have to find out the fifth category. So here the fifth category is Lagarde. Okay, so if we talk about this adopter categorization, basically this talks about personality traits that help us to understand how people accept the innovation, right? So innovators, basically they are the first individuals to adopt the innovation, and they are the risk tolerant people and somewhat adventurous, right? Early adopters कौन होते हैं? They are the second fastest category of people adopting innovation, right? But however, whenever they adopt idea, they are very careful about adoption of any new idea. Okay, and if I talk about early majority की बात करें, again they adopt new innovation before the average person, but they are not the leaders. Okay, so early adopters जो होते हैं वो लीडर्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अर्ली मेजॉरिटी दे अडॉप्ट द इनोवेशन बिफोर द एवरेज पर्सन अडॉप्ट्स, बट दे आर नॉट द लीडर्स. ओके, एंड late majority people are those who are skeptical about the innovation, and they will only adopt the innovation once it is adopted by majority of the society, right? And laggard कौन होते हैं? They are the last individuals to adopt the innovation. They are often resistant to change, as well as they prefer traditional ways. Okay. Next question is, Rogers defined the spread of new idea from its source of invention or creation on its ultimate users or adopters. This definition is related to, so basically if we are talking about the definition given by Everett Rogers, the name of the person is Everett Rogers. He basically published a book on diffusion of innovation. So he defined the innovation diffusion process, how innovation is communicated over the time among the members of the society.
Okay, so this is nothing but the innovation diffusion process. Okay, so how the way an idea spreads and adopted by individuals and organizations in the society, right? Next, managerial roles and contemporary models of managing was given by, again this question is very easy. तो Mintzberg जो है, Henry Mintzberg is the person who has given the managerial roles. So managerial roles में अगर हम बात करें तो three kinds of roles have been given by Mintzberg, Henry Mintzberg. So interpersonal roles, कौन कौन से हैं? Interpersonal, and then we have informational roles of the manager, and then decision making roles. ठीक है? So interpersonal में the manager is supposed to act as figurehead, leader, liaison officer, while informational roles describe manager as like into the roles of monitoring or disseminator, or he act as a spokesperson for the organization. And decision making roles में he has to act as an entrepreneur, then disturbance handler, and then resource allocator and negotiator. Okay. Threats to new entrants, threat of substitutes, bargaining power of buyers, bargaining power of suppliers, and current rivalry. These are the factors of five force model as given by Michael Porter. ठीक है, तो 5 force model basically help us to understand the factors that influence the industry's profitability and competitiveness, right? So suppliers हो सकते हैं हमारे, ठीक है, suppliers of course they may influence the input price and availability. Then customers हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं buyers, they hold bargaining power, right? Why? Because they may influence purchasing decisions and demand of the product. Then substitute products, ठीक है, थर्ड जो होता है substitute products भी होते हैं. So threat of substitutes लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो threat of substitute means substitute products से भी competitive strength जो है that has been affected for any kind of organization. तो substitute products they provide alternatives, so that is why they may provide threat. ठीक है. Then fourth is your new entrants. On new entrants they may dilute the market share, ठीक है, and they can intensify the competition. And last is your competitor rivalry. Again जो competitors होते हैं they intensify the competition for any company or organization. So this is 5 force model as given by Michael Porter. A process of setting mutually agreed upon goals and using those goals to evaluate employee performance. This is nothing but this is your management by objective. So management by objective बहुत simple होती है. Here the managers and employees they work together and goals are mutually agreed upon, and the focus is on aligning the individual objectives with the organizational objectives. ठीक है. Which one of the following is not a characteristic of program decision? तो देखो इसको ना हम बड़े आराम से कर सकते थे. If you look at the options ना, तो वेग एक ऐसी क्वालिटी है बेसिकली जो कि थोड़ा नेगेटिव जा रही है. ठीक है. तो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं दे आर क्वाइट रूटीन और रेपिटेटिव इन नेचर, बट दे आर वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, तो इसलिए वेग नहीं होंगे. ठीक है. दे आर मेड एट लोअर लेवल, रेडिली अवेलेबल होते हैं, एंड दे हैव क्लियर प्रोसीजर्स, रूल्स एंड पॉलिसीज, बट दे आर नॉट वेग, दे आर वेल स्ट्रक्चर्ड. ठीक है. तो इसका आंसर रहेगा डी. हाउथर्न स्टडी इज एसोसिएटेड टू विच मैनेजमेंट अप्रोच? तो बहुत ही आसान है, बिहेवियरल अप्रोच. सो हाउथर्न स्टडी बेसिकली फोकस्ड ऑन हाउ various work conditions affect the productivity of the workers. ठीक है. So this comes under your behavioral approach. Okay. Social and psychological factors which affect the workers productivity in workplace, that has been discussed through Hawthorne study. ठीक है. तो आंसर है इसका behavioral approach. A voluntary groups of like-minded people who join together in order to seek influence government decision makers.
सो दैट इज दी प्रेशर ग्रुप्स. सो प्रेशर ग्रुप्स को हम एडवोकेसी ग्रुप्स भी कहते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी कहते हैं. दे बेसिकली एम टू इन्फ्लुएंस दी पब्लिक पॉलिसी. ठीक है, ओके, बाय एडवोकेटिंग स्पेसिफिक इश्यूज. ओके, maximum price above which the price of the product is not allowed to rise, that is called price ceiling. So price ceiling is nothing but the government imposed limit on how high the price of the product which can be charged. ठीक है ना, तो एक मैक्सिमम लिमिट जब पुट कर दी जाती है प्राइस पर कि इससे ज़्यादा आप प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, सो एज टू मेक द एसेंशियल गुड्स affordable to the consumers. So that refers to price ceiling. So according to brand resonance model, match the stages of brand development and brand objective at each stage. So brand development list 1 है and brand objective list 2 है. So basically if we talk about this model, तो ये model क्या है? it looks at building a brand as a series of steps, as a sequence of certain steps. तो ये वो steps ही दिए हुए हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी आता है. ठीक है, सो आइडेंटिटी का मतलब है बेसिकली वी हैव टू, फॉर कस्टमर वी हैव टू प्रेजेंट आवर सेल्फ एज हु आर यू. ओके, सो मीनिंग की बात करें तो व्हाट आर यू. आप आइडेंटिटी रिवील करेगी कि आप कौन हैं, मीनिंग रिवील करेगा दैट आप क्या हैं. ठीक है, रिस्पॉन्स इज व्हाट अबाउट यू, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं. एंड रिलेशनशिप इज व्हाट अबाउट यू एंड मी, व्हाट अबाउट यू एंड मी. ठीक है, ओके, तो कस्टमर्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है. तो अब इसको हम अगर चेक करें तो इसका आंसर दैट गोज विद आइडेंटिटी से अगर शुरू करें तो आइडेंटिटी जो है वो होना चाहिए दैट इज ensuring आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रांड इन द माइंड्स ऑफ कस्टमर्स. ठीक है, और मीनिंग का देखें तो पॉइंट्स ऑफ पैरिटी एंड डिफरेंस से क्लियर होता है. सो मीनिंग इज पॉइंट ऑफ पैरिटी एंड डिफरेंस. 2 जो जाता है C के साथ एसोसिएटेड है, तो 2 अगर आप देखेंगे तो इसी में है. सो 1 गोज विद योर D ब्रॉड ब्रांड अवेयरनेस. तो आइडेंटिटी, आप ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करके अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई करवा सकते हो अमंग द कंज्यूमर्स. ठीक है, उसके बाद देखते हैं 3 गोज विद B दैट इज रिस्पॉन्स, पॉजिटिव, असेसिबिलिटी, रिएक्शंस. और रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, इंटेंस, एक्टिव, लॉयल्टी. राइट, नेक्स्ट, a marketing system comprises the producer, wholesaler and retailer acting as a uniform system. तो इसमें एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर. ठीक है, तो प्रोड्यूसर आ गए, देन आपके होलसेलर आ गए, एक चेन जब बन रही है आपकी. ठीक है, और रिटेलर आ गए, तो ये आती है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के अंडर. ठीक है, बूज, एलन एंड हैमिल्टन हैज़ आइडेंटिफाइड 6 कैटेगरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट द रॉन्ग वन. ठीक है, तो 6 कैटेगरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बात की है बूज, एलन एंड हैमिल्टन ने. हमें इसमें से ऑड वन आउट ढूंढना है कि विच इज नॉट द पार्ट ऑफ दो 6 कैटेगरीज. सो पहला तो न्यू टू द वर्ल्ड है. ठीक है, सो एंटायरली न्यू प्रोडक्ट जब आप मार्केट में लेकर आते हो उसको बोलते हैं न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट. ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लाइन्स, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ 6 आइडेंटिफाइड कैटेगरीज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. न्यू प्रोडक्ट लाइन्स का मतलब है कि न्यू प्रोडक्ट दैट अलाउज टू एंटर एस्टैब्लिश मार्केट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ठीक है, सी भी इसी का पार्ट है, एडिशंस टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइंस. इसका मतलब है न्यू प्रोडक्ट दैट सप्लीमेंट्स कंपनीज एस्टैब्लिश प्रोडक्ट लाइंस. ठीक है, रीसेगमेंटिंग इसका पार्ट नहीं है. ओके, तो हमें ऑड वन आउट ही ढूंढना था, तो आइडली इसका आंसर रीसेगमेंटिंग ही है. और बाकी जो कैटेगरीज हैं, 4th कैटेगरी है इम्प्रूवमेंट्स इन दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. ठीक है, इम्प्रूवमेंट्स इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का मतलब ये है कि न्यू प्रोडक्ट विद इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस. रीपोजिशनिंग है, रीसेगमेंटिंग नहीं है, रीपोजिशनिंग है. रीपोजिशनिंग इसकी 5th कैटेगरी है.
इट मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट टारगेटेड टू न्यू मार्केट्स, ठीक है, जब आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को न्यू मार्केट्स में टारगेट कर रहे हो तो रीपोजिशनिंग है. एंड देन कॉस्ट रिडक्शन. कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये है न्यू प्रोडक्ट विद द सिमिलर परफॉर्मेंस बट एट रिड्यूस्ड कॉस्ट या एट लोअर कॉस्ट, ठीक है. तो ये 6 कैटेगरीज हैं. ओके, 26th पर चलते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26th. A, B and C are partners in a firm. If A withdraws rupees 3,000 at the beginning of each quarter, what will be the interest on drawings charged to A at the end of the year if the rate is 12% per annum? तो इसको सिंपल से अगर शॉर्टकट आप लोगों को याद हो तो हमें ये इसमें ध्यान रखना है कि A विड्रॉ कर रहा है 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है. तो जब भी ईच क्वार्टर होता है, अगर मंथली अगर ये विड्रॉ हो रहा होता तो हमें एवरेज पीरियड निकालना है बेसिकली. तो एवरेज पीरियड निकालने के शॉर्टकट्स भी होते हैं, ठीक है. तो अगर ये मंथली विड्रॉल हो रहा होता है, मंथली के केस में बता रही हूँ मैं आपको कैसा होगा. मंथली के केस में सो इफ द ड्रॉइंग इज हैपनिंग एट द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ तो हम 6.5 टाइम पीरियड लेते हैं, ठीक है. अगर इफ इट इज हैपनिंग एट द मिडल तो हम लेते हैं 6 मंथ्स के लिए 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेकर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. एंड देन इफ इट इज हैपनिंग एट द एंड तो हम लेते हैं 5.5. लेकिन अगर क्योंकि हमें क्वार्टरली दिया हुआ है तो क्वार्टरली की भी बात कर लेते हैं. तो क्वार्टरली में बेसिकली अगर बिगनिंग है तो वी हैव टू टेक द टाइम पीरियड ऑफ 7.5, ठीक है. मंथ्स लेने हैं हमारे को, मिडल में हो रहा होगा तो 6 मंथ्स लेते हैं और एंड में होता है तो हम इसको 4.5 मंथ्स के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं. तो अब क्योंकि पूरे साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं तो यू कैन डू इज हाउ यू विल कैलकुलेट इसको कि 3,000 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, व्हाट वी विल गेट 12,000, ठीक है. तो अब इस 12,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे टेकिंग, क्योंकि यहाँ पर बिगनिंग दे रखा है तो हमें 7.5 मंथ्स के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है. तो 12,000 इंटू 12% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है इंटू 7.5 बाई 12. इफ वी कैलकुलेट दिस वी कम टू द फिगर ऑफ ₹900, ठीक है. ओके, नेक्स्ट. If an amount is spent in the current year but against it revenue will be earned in the next year, then तो इसका आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ. आंसर इज द अमाउंट शुड बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. बहुत सिंपल है. वी हैव टू फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल. मैचिंग प्रिंसिपल मीन्स मैचिंग एक्सपेंस विद रेवेन्यूज. तो यहाँ पर लिखा है कि अमाउंट करंट ईयर में स्पेंड कर रहे हैं लेकिन जो रेवेन्यू है वो नेक्स्ट ईयर में आएगा. तो इट्स बेटर टू कैरी फॉरवर्ड दिस अमाउंट टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है. तो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे को इस अमाउंट को कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर. इसका मतलब ये है कि ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया. तो इस साल के लिए तो करंट ईयर में इसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी, इट विल बी ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंस क्योंकि हमने ये एक्सपेंस कर लिया है. अमाउंट इज स्पेंड इन द करंट ईयर, ठीक है. और अगले साल में इसका क्या होगा, इट विल बी रिकग्नाइज्ड एन एक्सपेंस इन द पीरियड व्हेन रिलेटेड रेवेन्यू इज अर्न्ड, ठीक है. तो नेक्स्ट ईयर में हम इसको मतलब प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है ना हमारा, तो एसेट की तरह दिखाएंगे और नेक्स्ट ईयर में इसको हम ले जाकर रिकग्नाइज करेंगे व्हेन रिलेटेड रेवेन्यू इज अर्न्ड, ठीक है जी. डेबिट बैलेंस शोज. अब बहुत वैसे तो इजी सा क्वेश्चन है ये. डेबिट बैलेंस क्या शो करता है अगर आप देखो मनी इज ओइंग टू द फर्म, इसका मतलब है कि फर्म ने पैसा लेना है दूसरी पार्टी से, ठीक है. दूसरों से पैसा लेना है. सो दिस इज करेक्ट. तो अगर आप बात करो मनी इज ओइंग टू द फर्म का मतलब है, देखो डेबिट बैलेंस क्या क्या डिपिक्ट करेगा. एक तो ये डिपिक्ट करेगा मनी इज ओइंग टू द फर्म. दूसरा डिपिक्ट तो ये गलत है, मनी इज ओइंग टू सम पर्सन. इन दोनों में से एक ही चीज होगी ना करेक्ट, ठीक है. और यानी कि ये अगर हम डेटर्स की बात करें तो डेबिट बैलेंस डेटर्स का होता है. तो दिस इज रिफ्लेक्टेड मनी इज ओइंग टू द फर्म. द फर्म हैज लॉस्ट मनी और हैज इंकर्ड सम एक्सपेंसेस. तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो उनका भी आपका डेबिट बैलेंस होता है. और तीसरी चीज क्या डेबिट बैलेंस रिफ्लेक्ट करता है, दैट फर्म
ओन्स प्रॉपर्टी और गुड्स, तो प्रॉपर्टी और गुड्स को ऑन करता है, तो इनका भी जो भी आप ओन कर रहे हो एसेट्स की फॉर्म में, अगेन उसका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें दैट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू डेबिट बैलेंस, तो बी इसका आंसर नहीं है। अल्टीमेटली इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड सी, ठीक है। तो ये भी रिफ्लेक्ट होता है डेबिट बैलेंस से और ये भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ओके, सीक्रेट रिजर्व्स आर नॉट परमिटेड, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू कंजर्वेटिज्म। कैसे, देखो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है, बेसिकली ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर प्रिपेयर्ड व्हाइल फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक है। तो प्रॉफिट्स नहीं, जो आप एंटिसिपेट कर रहे हो, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स आपको कंसिडर नहीं करने हैं, जो लेकिन फ्यूचर में अगर आपको कोई जितने भी लॉस हो सकते हैं आप उसको जरूर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिडर करो, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है। तो कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल में ही लिखा गया है बेसिकली कि विंडो ड्रेसिंग इज नॉट परमिटेड, किसी भी तरह की ना विंडो ड्रेसिंग नहीं चलेगी व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये है कि शोइंग अ पोजीशन बेटर देन और इवन वर्स देन व्हाट इट एक्चुअली इज। तो जो एक्चुअल पोजीशन है उससे आप ना वर्स दिखाओ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से, और ना ही आप उससे कुछ सुपीरियर दिखाओ या बेटर दिखाओ, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सीक्रेट रिजर्व्स आर नॉट परमिटेड। तो ये कंजर्वेटिज्म अप्रोच के अंडर आता है, तो इसका आंसर है सी, ठीक है। ओके, विच रेशियो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आर कवर्ड बाय द नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेटेड बाय द कंपनी। तो इसका आंसर है डेट सर्विसिंग रेशियो, DSCR बोलते हैं हम इसको, पॉपुलरली इट इज नोन एज DSCR रेशियो। सो basically it's the ratio to know the availability of cash profits to repay the debt or interest thereon। तो जितना हमारे पास कितनी कैश प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है ताकि हम जितना भी लोन ले रहे हैं या हमारी जो फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है हम उसको मीट आउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इंडिकेटेड बाय DSCR, ओके। तो आंसर इज डी। Who defined EQM as total composite of product and service? So total composite of product and service characteristics of marketing, engineering, manufacturing and maintenance through which the product and service in use will meet the expectations of the customer. So they basically इसका आंसर है AV Fenbaum, ठीक है। मैच द डेवलपमेंट ऑफ HRM एज पर द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग पोस्ट इन इंडिया। तो अगर हम बात करें तो लेबर ऑफिसर जो है वो 1931 में इंट्रोड्यूस हुआ था टर्म। लेबर वेलफेयर ऑफिसर दैट केम विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1948 एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर समवट थोड़ा सा न्यू डेवलपमेंट थी, तो 1990 के में इंट्रोड्यूस हुआ था ये, ठीक है, ओके क्लियर। तो अकॉर्डिंगली अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो ए गोज विद योर दिस 3, ठीक है, एंड बी गोज विद योर 1948 यानी कि 2, ठीक है। तो A3, B2 एंड C1, ओके। Which one of the following is not a feature of social system model of human resource management? So social system model of human resource की मैनेजमेंट बात करें तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स की भी बात करता है, सोशल फैक्टर्स इन आउटपुट की भी बात करता है और कन्फ्लिक्ट की भी बात करता है। व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड इज रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड ऑन रोल बाउंड्रीज, ठीक है। तो नॉट अ फीचर ही ढूंढना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बेस्ड ऑन रोल बाउंड्रीज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का ये तीनों ही पार्ट हैं। वेज एंड सैलरी सर्वे भी करते हैं हम, while we gather the data on the compensation levels in the market, ठीक है। फिर हम जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। जॉब इवैल्यूएशन बहुत सिंपल टर्म है, मीन्स assessing the relative worth of each job।
और इंसेंटिव जब हमारे को उनको मोटिवेट करना होता है या रिवॉर्ड करना होता है। तो तीनों ही इसका आंसर है। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। Which activity is not related with human resource management? तो ऑप्शंस देखते हैं, लेबर वेलफेयर, काउंसलिंग और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ऑल दीज आर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बट ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज जो है ना वो बेसिकली आपका दे आर आउटसाइड द परव्यू ऑफ HRM, दे आर मोर रिलेटेड टू लेबर रिलेशंस या फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग जैसी एक्टिविटीज में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट? तो डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट में वैसे तो एम्प्लॉय रेफरल्स और जॉब फेयर्स दोनों ही आते हैं, बट अगेन इफ वी हैव टू चूज द बेस्ट पॉसिबल आंसर तो जॉब फेयर्स रहेगा इसका आंसर। जॉब फेयर्स बेसिकली डायरेक्ट इंटरव्यू करते हैं, डायरेक्ट हायरिंग करते हैं जॉब फेयर्स में जाके कंपनीज। तो दिस इज मोर ऑफ डायरेक्ट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट इज योर specifically human resource planning is the process by which an organization ensures that it has a right number and kind of people at the right place, right time, capable of effectively and efficiently completing those tasks that will help the organization achieve its overall objectives. Who has given this definition? So its answer is David A. DiCenzo and Stephen P. Robbins. The method called DMAC, define, measure, analyze, improve and control, is a feature of Six Sigma to improve processes and to eliminate defects in the process, right? Okay, match the seller's 4 P's corresponding to the customer's 4 C's as suggested by Robert Lauterbon. ठीक है, तो अगर नहीं भी पता तो हम थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते थे इसमें कि जो प्राइस होगा दैट इज कस्टमर कॉस्ट। ठीक है ना, प्राइस जा रहा है आपका कस्टमर कॉस्ट के साथ। सो टू इज गोइंग विद योर डी। ठीक है, तो 2 का जो डी है वो इसी ऑप्शन में है। ठीक है, अब देख लेते हैं फर्स्ट का सी। सो प्रोडक्ट प्रोवाइड्स दी कस्टमर सॉल्यूशन, यस दैट्स करेक्ट। सो प्लेस इज योर कस्टमर कन्वीनियंस एंड प्रमोशन इज कस्टमर कम्युनिकेशन। ठीक है, सो 4 गोज विद योर ए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 2 फैक्टर थ्योरी हर्सबर्ग की थ्योरी है। ठीक है, एंड मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के नाम से पॉपुलर है ये। ओके, सो बेसिकली दिस थ्योरी डिस्टिंग्विश बिटवीन factors that lead to job satisfaction, they are called motivators, and the factors that prevent job dissatisfaction, and they are more particularly known as hygiene factors. ठीक है, return on capital employed will be equal to, तो इसको देख लेते हैं। बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या है? हाउ एफिशिएंटली कंपनी यूजेस इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फॉर्मूला घुमा दिया है तो इसको सिंपल सा समझते हैं। अगर हम एसेट टर्नओवर का हमें फॉर्मूला पता है। ठीक है, अगर एसेट टर्नओवर फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं तो सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स होता है। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, एसेट टर्नओवर इनटू प्रॉफिट मार्जिन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर हम, सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स। सो सेल्स और सेल्स कैंसिल हो जाएगा, देन यू आर लेफ्ट विद ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन टोटल एसेट्स। सो टोटल एसेट्स क्या होता है आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और वी कॉल इट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सो दिस इज हाउ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कैलकुलेटेड। ठीक है, ओके। अ मशीन सोल्ड फॉर 60,000, कॉस्ट दी हुई है, WDV दी हुई है, तो कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये दिया हुआ है, आपने सोर्सेज का वो देखना है। दिस ट्रांजैक्शन विल बी शोन इन विच साइड एंड फॉर व्हाट अमाउंट वाइल प्रिपेयरिंग फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज होते हैं एक साइड पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स होती है। तो ये क्योंकि हम मशीनरी बेच रहे हैं 60,000 में, सो दिस विल बी ट्रीटेड एज सोर्स
ठीक है, सोर्स ऑफ फंड की तरह ट्रीट करेंगे और इसी अमाउंट पर ये रिफ्लेक्ट होगा 60,000, ठीक है। द टर्म रिग्रेशन वॉज फर्स्ट यूज बाय सर फ्रांसिस गैल्टन इन द ईयर 1877. Which scale measures the psychological meaning of an attitude object using bipolar adjectives? तो साइकोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एन एटीट्यूड एक स्केल है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, ठीक है। बेसिकली इट इज यूज्ड टू मेजर द एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस ऑफ द रिस्पोंडेंट रिगार्डिंग एनी आइडिया, रिगार्डिंग एनी इवेंट, रिगार्डिंग एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स it measures the respondents attitude on bipolar scales. तो bipolar का मतलब है कि दो आपकी poles होंगे, ठीक है, दो extremes होंगे, whether you feel good after watching this movie or not, or whether you felt bad, ठीक है, या आप happy हैं या sad feel कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप strong feel कर रहे हैं, या नॉट ऑफ कोर्स वॉचिंग अ मूवी, बट कुछ भी हो सकता है उसके क्वेश्चन में, तो कुछ भी हो सकता है ना, या वीक फील कर रहे हैं, तो ये बाइपोलर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, और ये यूज होते हैं आपके सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका विद रेफरेंस टू बैंकिंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, IMPS रेफर्स टू इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, ओके। Okay, an act of assigning values of credit instruments by estimating or assessing the solvency and expressing them through predetermined symbols, that is called credit rating, ठीक है। So it evaluates the credit worthiness of the borrowers or the credit quality of the financial instruments. It is a financial institution which manages the collection accounts receivable of the companies on their behalf and bears the credit risk associated with those accounts. So what it is basically your factors. तो factors कौन होते हैं? Basically they provide services such as managing and collecting receivables for any company, and of course they assume the risk of bad debts as well, ठीक है। MSP policy is an important step initiated by the government to improve agricultural marketing system. तो बहुत ही easy question है, MSP stands for minimum support price. Basically this is the price to ensure farmers that they receive a minimum price for their crops, ठीक है। An investment that gives the investor a controlling interest in a foreign company. So out of the options given, foreign direct investment होती है जो कि controlling interest दिलाती है हमें किसी foreign कंपनी में, ठीक है। द थ्योरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, दैट इज नोन एज फिशर इफेक्ट, ओके। सो फिशर इफेक्ट इज बेसिकली reveals the relationship between nominal interest rates, then real interest rates and inflation expectations. OAU क्या है? OAU एक ऑर्गेनाइजेशन है of African nations, ठीक है, and it was established in the year 1963 to promote unity and cooperation among African states, focusing on political and social issues. So correct answer is option A. Statement that summarizes all economic transactions between a country and the rest of the world during a given period. सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, इसको बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्ड रखा जाता है ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, ओके। A dash is a document issued by a courier to acknowledge receipt of cargo of shipment. So this is known as bill of lading, okay. The underpricing of exports, usually below cost or below the home country price, is known as डंपिंग। डंपिंग कहते हैं हम इसको। सो डंपिंग होता क्या है? व्हेन अ कंपनी एक्सपोर्ट्स अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस लोअर देन इट्स कॉस्ट और लोअर देन इट्स होम मार्केट, ठीक है, तो एक्सपोर्ट कर देती है इस प्राइस पर, तो उसको बोलते हैं हम डंपिंग, ठीक है। ईदर दिस कैन बी डन ईदर टू गेन द मार्केट शेयर और टू ड्राइव कॉम्पिटिटर्स आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है।
एम्बागो क्या होता है? एम्बागो इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोटा. सो द कंफ्यूजन कैन बी इन बिटवीन बी एंड सी बिकॉज देयर इज ओनली a difference of quota and agreement. So embargo is not an agreement, it's a specific type of quota that prohibits all trade. ठीक है? Okay, clear? So इसका correct answer है B, a specific type of quota that prohibits all trade. Next is an agreement between countries that has the goal of abolishing all tariffs between member countries. Again very simple. इसको बोलते हैं हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. ठीक है? सो फ्रेंड्स, HPSC की नई नोटिफिकेशन आ चुकी है और अगर आप भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं तो आप ह्यूमन पेरेटस के साथ एनरोल कर सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर कुछ भी आपको कोई कमेंट देना है या बताना है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए था, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं. हम उसको कंसिडर करेंगे डेफिनेटली. ठीक है? और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.